नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा का देंगे जवाब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक आज। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी अंतिम दौर में। कल 70 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम पर करेंगे पूजा। भूटान नरेश आज पहुंचेंगे प्रयागराज। महाकुंभ में अब तक 37.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर लगाए टैरिफ पर 1 महीने की लगाई रोक। दोनों पड़ोसी देशों ने सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने पर जताई सहमति। अब खबरें विस्तार से। बजट सत्र के चौथे दिन आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल होंगे। वहीं आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य रखेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यवाही की अगर बात की जाए तो उच्च सदन में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न राज्यसभा सांसद इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही राज्यसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, जहां हाल ही के दिनों में आतंकवाद की कुछ घटनाएं हुई हैं। अमित शाह आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति की वस्तुस्थिति और आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों पर चर्चा करेंगे। ये समीक्षा बैठक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली इस समय तैयार है। विधानसभा की सभी 70 सीटों पर कल 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 603 पुरुष और 96 महिला उम्मीदवार हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है। मतदान को लेकर पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान की सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं और साथ ही बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मतदाताओं को प्रलोभन देकर मत को प्रभावित ना किया जा सके, इसके लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। मादक पदार्थ और गैर कानूनी चीजों की आवाजाही पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविंद्र यादव ने डीडी न्यूज के संवाददाता मुकेश शुक्ला से खास बातचीत की है। 5 तारीख को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन अब 5 तारीख को वोट होना है। उसको लेकर के क्या कुछ खास इंतजाम है और इस दौरान क्या कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए, उस पर बात करेंगे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 रविंद्र यादव जी से। सर, अभी तक का जो 1 महीना आपने बताया बहुत क्रूशल था, आपने ऑन टो काम किया, किस तरह से पूरे चैलेंजेस को फेस किया और आगे की क्या तैयारी? खास बात ये भी कि इस इलेक्शन के दौरान बहुत ही लिमिटेड कॉल और केसेस, जबकि इलेक्शन बहुत फियर्सली कंटेस्टेड है। दोनों तीनों जो मेन पार्टीज़ हैं काफ़ी जोर शोर से उन्होंने कैंपेनिंग की है, लेकिन हमारा इतना ज़्यादा इंतज़ाम था। साथ में हमें 220 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की लगी हुई थी जो एरिया डोमिनेशन चेकिंग में हमारा साथ दे रही थी। तो वो सारी चीज़ें होने से
सब जगह इस तरह का माहौल था कि जो कुछ करना है शांतिपूर्वक करना है। पोलिंग स्टेशंस पे हमारा पूरा डिप्लॉयमेंट रहेगा, काउंटिंग स्टेशन पे पूरा डिप्लॉयमेंट है, ट्रैफिक को भी वहाँ से हम रेगुलेट कर रहे हैं, काउंटिंग सेंटर से ईवीएम जाने हैं आने, तो सब प्रकार से हमारा डिप्लॉयमेंट भी है, ब्रीफिंग्स भी हो चुकी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। रविंदर जी, एक चीज़ और देखने को मिली इस दौरान, जो सीज़र हुआ है वो काफ़ी मात्रा में किया, रिकॉर्ड सीज़र हुआ है, चाहे कैश का हो दूसरी चीज़ों का हो, क्या कुछ फिगर निकल कर के? हाँ, जिस चंद फिगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पिछले इलेक्शन में जो 6 महीने पहले ही हुआ था, उसमें करीब 30,000 लीटर शराब थी। इस बार 1 लाख लीटर से ज़्यादा शराब की जब्ती है। इसी प्रकार 3 करोड़ करीब कैश था पिछले इलेक्शन में जो जब्त, इस बार करीब 11 करोड़ कैश जब्त है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सख्ती से हमने चेकिंग की है और ये सीजर की है। स्वीप कार्यक्रम के तहत आपने इलेक्शन कमीशन के साथ हेड किया, तमाम वोटर्स को आपने बाहर आने को बोला, ये पूरी पहल भी इस बार काफ़ी लाइमलाइट रही। उसी समय ये एक पहल की थी इलेक्शन कमीशन ने कि ये चुनाव बहुत ही बेहतरीन चुनाव होना चाहिए, जिसमें वोटर को अच्छा लगे, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जब वो जाए तो उसको किसी प्रकार की बाधा ना हो, कोई असुविधा ना हो। तो फिर हमारे डीएम्स डीसीपीज ने मिल के इस तरह की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराई हैं कि वोटर को एक एक्सपीरियंस हो कि वो खुशी खुशी जाए, कि एक लोकतंत्र का जो उत्सव है या पर्व है उसको मना के आए और अपना कंट्रीब्यूशन उसमें करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा योगेश के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैक्स हॉस्पिटल के साथ हाथ मिलाया है। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने टावर ऑफ होप को रोशन किया। जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है तो आशा का प्रकाश सबको रास्ता दिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टावर ऑफ होप की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 235 मीटर ऊंचा ये प्रसार भारती का टावर है। पीतमपुरा में मेरे साथ है प्रसार भारती के चेयरमैन श्री नवनीत सहगल जी। सहगल साहब, पूरी दुनिया 4 तारीख को वर्ल्ड कैंसर डे मनाती है। हम यहाँ खड़े हैं टावर ऑफ होप के पास। बतौर पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा क्या और इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है? देखिए, एज ए इंडिपेंडेंट पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम समाज के सभी वर्गों तक अवेयरनेस पहुंचवाएं। जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो व्यक्तिगत हैं, पर्सनल हाइजीन, ये सब मुद्दे जितने भी हैं इनके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करें। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। हमारा दिल्ली का सबसे ऊंचा टावर है, हमारा पीतमपुरा का जो ट्रांसमिशन टावर है। मैक्स हॉस्पिटल ने एक प्रस्ताव रखा कि वो इसको कैंसर अवेयरनेस के लिए पिंक कलर से इनको लाइट करना चाहते हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हर आदमी, हर देश का नागरिक डरा हुआ महसूस करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अभी इतनी खोज हो चुकी है, इतनी दवाइयाँ आ चुकी हैं, सरकार ने भी बहुत प्रयास किए हैं, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती कर दी हैं। इन सबों में सबसे आवश्यक जो है वो हर आदमी तक ये पहुंचे कि कैंसर, अपने शरीर के प्रति आदमी अवेयर रहे, जागरूक रहे। और ये इससे अच्छा संदेश नहीं हो सकता। ये टावर लगभग 10 किलोमीटर तक ये इसकी रोशनी जाती रहेगी और जो भी देखेगा वो इसको पहचानेगा कि हाँ, ये कैंसर के प्रति हमको जागरूक करता है। आपने अवेयरनेस की बात करी। 250 तरह के डिफरेंट कैंसर है जो लोगों को पता नहीं है। हाँ, प्रसार भारती का मीडियम है, ओटीटी है, रेडियो है, टेलीविजन है, तो और क्या नया किया जा सकता है? जैसे भी बात हुई रेडियो डॉक्टर की। जी, नहीं, हमारा आकाशवाणी से रेडियो डॉक्टर का कार्यक्रम चलता है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हफ्ते में एक दिन कैंसर के ही डॉक्टर से सलाह लोगों को दिलाई जाएगी, ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि इस बीमारी को कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट करके इसका इलाज कराया जा सकता है। और बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग विदेशों में भी इलाज के लिए जाते हैं, जबकि देश में अब इस बीमारी का काफ़ी एडवांस इलाज उपलब्ध है। तो ये जानकारियां हमको हर आदमी तक पहुंचानी है। हम हमारा दूरदर्शन का कार्यक्रम है, जो रेडियो के कार्यक्रम है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जागरूकता के ये कार्यक्रमों को लिया जाए। तो आपने सुना चेयरमैन प्रसार भारती से कि दूरदर्शन अपना काम कर रहा है, प्रसार भारती अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा है और मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम बीमारी से डरे नहीं, उसके बारे में सजग रहें।
कैमरामैन आरके के साथ में विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 23वां दिन है। कल वसंत पंचमी पर अमृत स्नान के मौके पर 2,57,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। अब तक कुल 37,54,00,000 श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के दौरान स्नान किया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नोज, अक्षयवट एवं हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे, जिसके बाद वे डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर सेक्टर 3 का भ्रमण करेंगे। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ी भीड़ और व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। कल अमृत स्नान के अवसर पर सुबह से ही निगरानी कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज कुंभ जाएंगे। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भूटान नरेश से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी कल महाकुंभ पहुंच सकते हैं। इस वक्त राजधानी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेले में प्रधानमंत्री की ताकत को बताती पुस्तक पीएम पावर का लोकार्पण किया गया। मेले में पहुंच रहे विदेशी मेहमानों को लेकर प्रकाशक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेले में पहुंचे फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को देखने वालों की भीड़ लगी रही। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। भारत मंडपम में चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में हर दिन काफी संख्या में पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है। लेखक अमित कुमार और ऋतु श्रीवास्तव द्वारा लिखित पीएम पावर पुस्तक का भी मेले में लोकार्पण किया गया। पीएम पावर पुस्तक को 17 अध्यायों में बांटा गया है। इसमें भारत के प्रभावशाली प्रधानमंत्री की शक्ति को दुनिया में रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करिश्माई पीएम बताया गया है। ये किताब भारत के प्रधानमंत्रियों के ऊपर है। इसमें मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के काम किया है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम किया है, 370 को लेकर काम किया है, इन सब चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। और मैंने ये भी बताया है इस किताब के माध्यम से कि भारत का जो प्रधानमंत्री हो वो सबसे पावरफुल है। अमेरिका में राष्ट्रपति है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल हमारा भारत का है। और इनके जो फैसले होते हैं देश को आगे ले जाने वाले होते हैं। इस विश्व पुस्तक मेले में वैसे तो तमाम विषयों और भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन ज्यादातर प्रकाशकों के पास कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जिन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेले में पहुंच रहे विदेशी मेहमानों को लेकर प्रकाशक वर्ग काफी उत्साहित नजर आ रहा है। रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। अपनी इंडिया की पब्लिक भी बहुत आ रही है एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बहुत हैं। इस बारी लास्ट फ्यू ईयर से आई थिंक इस बारी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बेटर है। उनका इंतज़ाम भी बेटर हुआ इन टर्म्स ऑफ सेमिनार्स, सेशंस, एवरीथिंग। एंड बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरीके से काफ़ी इंडियन पब्लिश्ड बुक्स को पसंद कर रही हैं एंड दे वांट टू एक्चुअली टेक इट अब्रॉड। पुस्तक मेले के थीम पवेलियन में ही भारत लिटरेचर फेस्टिवल के तहत चर्चाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी से भी विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसे देखने मेले में काफी भीड़ भी उमड़ी। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बच्चों के लिए यहाँ बहुत सी पुस्तकें देखी जा सकती हैं। बच्चों की कहानियों की पुस्तकों का इस सबसे पुराना प्रकाशक भी कहा जा सकता है। क्या उद्देश्य है सीबीटी का, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में बच्चों के लिए बहुत सी पुस्तकें आई हुई हैं। क्या क्या खास पुस्तकें हैं, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राणा सिद्दीकी जी। मैडम, क्या क्या खास लेके आए हैं इस बार? कुछ सालों से बच्चे मोबाइल पे इतने ज़्यादा आ गए हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल हो गया है, इंस्टा जनरेशन हो गई है, इनको एक सेकंड भी इनकी नज़र नहीं टिकती है किसी जगह पर। तो अब हम लोगों ने ये सोचा है कि सीबीटी पूरी तरह से अपने आप को रीएनर्जाइज कर रहा है, रीवैम्प कर रहा है। उसके लिए हम लोग जो है पूरी इंडिया में सीबीटी का बुक कैफ़े प्लस एंटरटेनमेंट जोन बना रहे हैं। सीबीटी के अंदर 1100 टाइटल्स हैं और हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी में भी हैं, लेकिन अभी हम उसको रीप्रिंट करेंगे नए। उर्दू में भी किताबें हैं, लेकिन अभी कम हैं और हम और ज़्यादा डिमांड्स आने पर और भी करेंगे। इसके अलावा हम लोग, हमारी प्रेजेंस ऑलरेडी है इंटरनेशनली, सिंगापुर, मलेशिया, यूके, यूएस और 2-3 और फॉरेन कंट्रीज़ हैं। इसीलिए अब हम जो
अपने आप को रीएनर्जाइज कर रहे हैं। उसमें हम ये कर रहे हैं कि एक्सपैट्स के लिए स्पेशल हमारी स्कीम्स होंगी। हम बाहर से बच्चों को लेकर आएंगे, बच्चे हमारे कल्चर्स के बारे में जाने, इंडियन हेरिटेज के बारे में जाने और इन किताबों के ज़रिए जो इंडियन मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको भी जाने। इसके लिए भी हम दिल्ली के अंदर कोशिश कर रहे हैं और पूरी भारत में ये रेप्लिकेट होगा। अगर आप भी इस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट का ये स्टॉल देखना ना भूलें। आपको यहाँ आपके बच्चों के लिए तो बहुत सी पुस्तकें मिल ही जाएंगी, साथ ही आपको यहाँ बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेंगी जिससे अभी तक आप अछूते हैं। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में इन दिनों भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वार्षिक महोत्सव भारंगम में वैश्विक स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न देशों और संस्कृतियों के कलाकारों को एक मंच पर लाकर इस बार भारंगम ग्लोबल हो गया है। भारत के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका में भी भारंगम का आयोजन किया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े रंगमंच महोत्सव के रूप में लोकप्रिय भारत रंग महोत्सव में लगातार बेहतरीन नाटकों, चर्चाओं, मास्टर क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रख्यात अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू की जीवनी के हिंदी अनुवाद के विमोचन पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने शिरकत की, जो अपने संस्थान में आकर बेहद भावुक नजर आए। बहुत अच्छा, मैं अपने दिन याद कर रहा हूँ कि मैं भी इनकी तरह आया था कहीं से, गांव कस्बे से, और सीख रहा था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भारतीय रंगमंच में बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग भी उसी के हिस्से हैं कि चलो हम सिनेमा में चले गए, पर कहीं ना कहीं हम सिनेमा में हमारे होने से भी होता है कि ट्रेनिंग ऐसी एक्टिंग करते हैं, कहाँ से पढ़े हैं, तो बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े हैं। तो फिर लिस्ट निकाली जाती है कि कौन कौन से एक्टर यहाँ के हैं, तो अच्छा कुछ अलग पढ़ाई होती है यहाँ। तो बहुत खास जगह है मेरे लिए। दुनिया के सबसे बड़े रंग महोत्सव के रूप में प्रतिष्ठित भारत रंग महोत्सव इस साल भारत के 13 शहरों के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। लगातार नाटकों और चर्चाओं का दौर जारी है और यहाँ पर लगी प्रदर्शनियां भी आपका ध्यान आकर्षित कर रही हैं। 16 फरवरी तक चलने वाला भारंगम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है। महोत्सव में लगभग 1000 नाटक शामिल किए गए हैं, जो अभूतपूर्व है। भारत रंग महोत्सव एक यूनिक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऐसा हो जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि कुछ इंटरनेशनल वेन्यूज़ में भी हो, तो वो सब इस बार हो रहा है काठमांडू और कोलंबो में, श्रीलंका और नेपाल में। बायलैटरल एफर्ट बाय बोथ द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑफ श्रीलंका एंड काठमांडू। भारंगम 2025 में पारंपरिक, लोक, आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय नाट्य प्रस्तुतियों का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जो रंगकर्म प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित हो रहा है। एक रंग श्रेष्ठ रंग और एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च रचना की थीम के साथ भारंगम विश्व भर के कलाकारों और विभिन्न संस्कृतियों को एक मंच पर लाकर उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे रहा है। हर साल आते हैं, पिछले साल भी आए थे, तो सारी डीसीटीसी की टीम्स आती है, अपना साल की प्रोडक्शन लाती है कि इस साल वो मतलब जनता में क्या अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। सबको परफॉर्म करना, सबको देखना। इधर अब पीछे भी अभी मोनो एक्ट चल रहे हैं, स्टेज प्लेस, तो वो जब देखते हैं सारी जगह अगर वही हो रहा है तो वो अच्छा लगता है। रंगमंच की शक्ति से परिवर्तन लाने की क्षमता का एहसास कराते ये कलाकार भारतीय रंगमंच की नई सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। जया सिन्हा, डीडी न्यूज। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के महासचिव नूरलान यरमेकबायेव भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। महासचिव नूरलान यरमेकबायेव आज से 7 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान यरमेकबायेव साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से और हैदराबाद हाउस में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मुलाकात करेंगे। यरमेकबायेव भारतीय विश्व मामलों की परिषद को भी संबोधित करेंगे। अपने आगमन पर वह राजघाट पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। इससे पहले 16 अक्टूबर को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में 23वीं एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की बैठक के दौरान भारत के योगदान को उजागर करने वाले 8 परिणाम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने के फैसले को 1 महीने के लिए टाल दिया है। ट्रंप का यह फैसला मेक्सिको और कनाडा द्वारा सीमा संबंधी चिंताओं पर अधिक सहयोग का वादा किया और सीमा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने पर सहमति जताने के बाद आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध इमिग्रेशन और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कनाडा, मेक्सिको से होने वाले ज्यादातर इंपोर्ट्स पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने का निर्देश दिया था। ये फैसला मंगलवार आधी रात से लागू होना था। वहीं कनाडा और मेक्सिको ने जवाबी कार्रवाई में जवाबी टैरिफ की बात कही थी, जिसके बाद ट्रेड वॉर का खतरा पैदा हो गया था। अब बात खेलों की। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम वापस लौट आई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टीम का शानदार स्वागत किया गया। भारत ने लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में कामयाबी पाई है। निकी प्रसाद की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से मात दी थी। 38वें राष्ट्रीय खेल जहां एक तरफ खिलाड़ियों को अपने प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन खेलों में शामिल उत्तराखंड रग्बी टीम के कुछ खिलाड़ियों के लिए ये खेल उनके घर का चूल्हा जला रहे हैं। पेश है देहरादून से हमारे संवाददाता गौरव कुमार की एक खास रिपोर्ट। जीत के लिए रणनीति क्या हो, इस बात पर विचार विमर्श करती ये है उत्तराखंड की रग्बी टीम, जो मेजबान होने के नाते पहली बार राष्ट्रीय खेल में हिस्सा ले रही है। टीम को भले ही कोई बहुत बड़ी सफलता ना मिली हो, लेकिन इस टीम के कुछ खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आया है। रुड़की के रहने वाले रोहित यूं तो फास्ट फूड की दुकान लगाते हैं, लेकिन परिवार की माली हालत सुधारने की मजबूरी ने इन्हें रग्बी खिलाड़ी का रूप कैसे दिया, इस बात को बताना वो नहीं भूलते। मेरे को पहले से ही हार्ड गेम बहुत पसंद था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बताया कि रग्बी भी कोई गेम होता है। मेरे को नहीं पहले पता था कि रग्बी हाँ कोई गेम होता है, कि उन्होंने बोला कि रग्बी बहुत हार्ड गेम होता है, तो मैंने तभी से ठान लिया मैं रग्बी खेलूँगा। ऐसे इंटरेस्ट आता है रग्बी में, हिट वगैरह मारने में अच्छा जोश होता है। वही गौरव की कहानी भी इससे अलग नहीं है। हरिद्वार में बस कंडक्टर के तौर पर काम किया, साथ ही खेल के प्रति जुनून को बेकार भी नहीं जाने दिया। कंडक्टर पे जब पास करी है तो घर में थोड़ी दिक्कत से आई सर, मेरे ऊपर वो थोड़ी सी, तो सर फिर मैंने काम करा वहाँ पर स्कूल में 3-4 साल हो गए काम कर रहा था। फिर मैं फिर उसके बाद फिर अभी ट्रायल दी यहाँ पर सर आया मैं, फिर मैंने कहा जॉब छोड़ दी अपनी वहाँ पर सर, फिर यहाँ सिलेक्शन हुआ सर, यहाँ पे चले घर वालों थोड़ा वो है। खेती बाड़ी हमारा पैसा है, और धीरे धीरे जिस तरीके के प्लेयर को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि वो धीरे धीरे स्टेज वाइज चलता रहे और एक अपने उच्च लेवल को हासिल करे। वो उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन हर साल स्टेट लेवल चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करती है, उसमें प्लेयरों को बहुत अच्छा मौका मिलता है। इसी तरह की प्रतिभा खेल की मुख्य धारा से जुड़ी रहे, इसके लिए रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया भी कई तरह के प्रयास कर रही है। बहुत कम फेडरेशंस पैसे देते हैं। एक कैंप, एक टूर्नामेंट, मैचेस के बाद करीबन 60,000 या 1 लाख के बीच में हर प्लेयर के पॉकेट में जाता है। मैं मानता हूं बड़े बड़े खेल के मुताबिक ये बहुत कम रकम है, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा है। इन जैसे कई और खिलाड़ी हैं जिनके करियर को रग्बी के खेल से ऊंचाई हासिल करने की एक नई दिशा दिखी है, जो आगे चलकर न सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके परिवार के लिए भी एक बड़ी संजीवनी बन सकती है। तो रोहित, राहिल और गौरव जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए ये राष्ट्रीय खेल एक नई ऊर्जा के रूप में सामने है, जहां ये खिलाड़ी अपने आप को न केवल एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं, बल्कि आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नाम की चमक को बिखेरने का जलवा दिखा सकते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर का भी दबदबा दिख रहा है। इस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक वुशु में हासिल किए हैं। देश की आबादी में महज कुछ प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाला मणिपुर राज्य आखिरकार खेलों और खासकर वुशु में इतना आगे क्यों है, छोड़ जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। चीनी मार्शल आर्ट से प्रेरित वुशु का खेल 2007 में राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना। ये खेल जितना आकर्षक है उतना ही रोमांचकारी भी। राष्ट्रीय खेलों में भी इस खेल की चमक जमकर बिखरी।
इस खेल में जिस एक राज्य का सबसे ज्यादा दबदबा देखने को मिला वह मणिपुर रहा। मणिपुर ने इस खेल में कुल 17 पदक हासिल किए, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक रहे। जानकारों की राय में इस खेल शैली का शारीरिक संरचना के हिसाब से मणिपुर के खिलाड़ियों से मेल खाना सफलता की बड़ी वजह है। मणिपुर ने देश को मीराबाई चानू, सुशीला चानू, MC मैरी कॉम समेत कई ओलंपियन दिए हैं, जिन्होंने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में वो क्या वजह है जिसके चलते ये राज्य खेलों को लेकर इतना सहज है, जानकार कुछ यूं बताते हैं। मणिपुर के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ऊपर से कोचेस जो हमारे सचिदानंद और उसके फादर्स बिरामणि बहुत एक वुशु का मास्टर ही है मणिपुर में। तो बच्चे को ग्रास रूट लेवल से ही अपने बेसिक को क्लियर कर करके जब तक सीनियर नहीं हो जाते तब तक अपने हम लोग के साथ ही जाता है और मिस्टेक वगैरह सबको क्लियर करके जाता है, और एनी फॉरेन एक्सपीरियंस वगैरह अपने प्लेयर्स को सिखाता है मणिपुर वालों को, इवन बच्चा को भी। तो इसकी वजह से मणिपुर इतना डोमिनेंस हो रहा है। मणिपुर से कोई बंदा चाहे गेम में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर उस पर एक बार उसका मन लग जाता है तो उसके वजह से डिस्ट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होता है, अपना एक उसमें पूरा अपना जान लगा देता है। मणिपुर को साल 1972 में राज्य का दर्जा मिला, जिसके बाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन का गठन हुआ। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे पहले विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। वहीं देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी इसी राज्य में है। मणिपुर का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो भी कहीं ना कहीं इस खेल को एक नया रूप देता है, और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर एक नई ऊर्जा देता है जो उन्हें बेहतर करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, देहरादून, उत्तराखंड।